प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डीजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत कक्षा 9 के सामाजिक अध्ययन के अध्याय अपवाह के साथ करेंगे और साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी करेंगे। ठीक इसके बाद कक्षा 11 में रसायन विज्ञान के अध्याय परमाणु की संरचना को पढ़ेंगे, साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डीजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। हेलो दोस्तों, ये है भूगोल के पाठ 3 अफवाह का दूसरा भाग। आज के वीडियो में हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में जानेंगे, झीलों के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि नदियों का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है और नदी प्रदूषण पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहली प्रायद्वीपीय नदी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है नर्मदा नदी। दोस्तों, नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी के निकट से होता है। यह नदी पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। दोस्तों, अपने समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। उदाहरण के तौर पर जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गौड़ से बहती है और जहां ये नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहां पर ये धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। दोस्तों, नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत ही छोटी हैं और नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। चलिए अब बात करते हैं तापी नदी की। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुरा की पहाड़ी श्रृंखलाओं से होता है। दोस्तों, यह नदी भी नर्मदा के समान एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इस नदी की लंबाई बहुत ही कम है। इस नदी की अपवाह द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में है। चलिए अब हम बात करते हैं गोदावरी नदी की। दोस्तों, गोदावरी नदी की लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है, जो इसे सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी बनाती है। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाटी की ढालों से निकलती है, जिसके बाद ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों, अपने बड़े आकार के कारण इस नदी को दक्षिण भारत में दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं महानदी की। महानदी तीसरी सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है, जिसका उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से होता है और यह नदी ओडिशा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। दोस्तों, इस नदी की लंबाई करीब 860 किलोमीटर है। इस नदी की अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में है। अगली प्रायद्वीपीय नदी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कृष्णा नदी। दोस्तों, कृष्णा नदी की लंबाई करीब 1400 किलोमीटर है। इस नदी का उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट से होता है। इस नदी का अपवाह तंत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के राज्यों में स्थित है। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं दूधगंगा, पंचगंगा, तुंगभद्रा, कोयना आदि।
दोस्तों आखिरी प्रायद्वीपीय नदी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कावेरी नदी। कावेरी पश्चिमी घाट से ब्रह्मागिरी श्रृंखला से निकलती है और तमिलनाडु के कुडुलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की अपवाद द्रोणी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में स्थित है। कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती और कबिनी। दोस्तों इस नदी की लंबाई 760 किलोमीटर है। चलिए दोस्तों, ये तो बात हुई प्रायद्वीपीय नदियों की। अब हम बात करेंगे झीलों की। दोस्तों कश्मीर घाटी में प्रसिद्ध डल झील से तो आप परिचित होंगे। यहाँ पाई जाने वाली नाव वाले घर और शिकारा के बारे में भी आप जानते होंगे। कश्मीर में स्थित ये डल झील का एक उदाहरण है। तो चलिए देखते हैं कि झीलें आखिर होती क्या हैं। दोस्तों जल भरे विशाल गड्ढे को झील कहा जाता है। इन झीलों में पानी वर्षा के जल से आता है और हिम चादरों के पिघलने से भी आता है। दोस्तों भारत में बहुत सी झीलें हैं। ये एक दूसरे से आकार और लक्षणों में अलग अलग होती है। सबसे पहले हम जानते हैं गोखुर झील के बारे में। नदी में अवसाद की मात्रा बढ़ने पर भूमि की ढाल कम हो जाती है और तब उसका मार्ग फैलने लगता है। यह विसर्पित भाग कटकर मुख्य धारा से अलग हो जाता है और इसका आकार गाय के खुर के समान हो जाता है। दोस्तों ऐसी झीलों को गोखुर झील कहा जाता है। इसी तरह स्पिट और बार तटीय क्षेत्रों में लेगूनों का निर्माण होता है। दोस्तों भारत में चिल्का झील, पुलिकट झील और कोलेरू झील लेगून का उदाहरण है। दोस्तों इसके अलावा जल विद्युत पैदा करने के लिए भी नदियों पर बांध बनाए जाते हैं जिससे झीलों का निर्माण होता है। भाखड़ा नंगल परियोजना डैम पर बनी गुरु गोबिंद सागर इसी का उदाहरण है। दोस्तों झीलों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। चलिए देखते हैं कि झीलों के महत्व क्या है। झील सुंदर प्राकृतिक रूप और पर्यटकों को आकर्षित करने के स्थान के रूप में देखी जा सकती है। नदियों के बहाव क्षेत्र को सुचारू बनाने में भी झीलें सहायक होती हैं। अत्यधिक वर्षा होने पर झीलें नदियों में संतुलन लाती हैं। इसी के साथ साथ सूखे के दिनों में झील का पानी उपयोग में लाया जा सकता है। विद्युत उत्पादन में भी झीलों के पानी का प्रयोग होता है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है। पूरे मानव इतिहास में नदियों का बहुत ही ज्यादा महत्व रहा है। नदी के पानी के कई उपयोगों के कारण नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है और कई मानव सभ्यताओं ने नदियों के किनारे ही जन्म लिया। ये सभी गांव आगे बढ़कर बड़े बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों भारत जैसे देश के लिए जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्व बहुत ही अधिक है। नदियों के हमारे जीवन में इतने महत्व के बावजूद नदी प्रदूषण आज की सबसे बड़ी समस्या है। नदी का जल घरेलू, औद्योगिक और कृषि की बढ़ती मांग के कारण प्रदूषित हो रहा है और इसकी कमी भी बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण और कचरा नदी में मिलता रहता है, जिसके कारण जल की गुणवत्ता के साथ साथ नदी की स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता भी प्रभावित होती है।
दोस्तों, उदाहरण के तौर पर गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता और अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता रहता है। चलिए दोस्तों, आज के इस पाठ में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। हमने प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में जाना, हमने झीलों पर और उनके अनेक आकारों पर चर्चा करी, हमने नदियों का महत्व जाना और हमने नदी प्रदूषण की समस्या के बारे में भी बात करी। दोस्तों, आप घर जाकर अपनी भूगोल की पुस्तक समकालीन भारत में से पाठ 3 अफवाह जरूर पढ़िएगा। अगली वीडियो में हम इस पाठ पर आधारित कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित पाठ लहासा की ओर को पढ़ने वाले हैं। ये इस पाठ का अंतिम वीडियो है और यह पाठ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित है। आइए जानते हैं इस वीडियो के विषय बिंदु। आज के इस वीडियो में हम डांडे से लहासा की ओर जब लेखक जा रहा था तो क्या कुछ हुआ उसका वर्णन करेंगे। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। लेखक बताता है कि उन्होंने 2 घोड़े ले लिए थे और उस घोड़े पर सवार होकर वो डांडे की यात्रा करने निकल पड़े थे। तो दोपहर का वक्त था और लगभग जो लेखक था वो समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचाई पर खड़ा हुआ था। तो यहाँ पर लेखक बताता है कि उस समय जो गर्मी थी वो कितनी हो रही थी। तो लेखक बताता है कि डांडे का जो रूप था वो भी बहुत ही ज्यादा बियाबान जैसा था, क्योंकि वहां पर जो पहाड़ थे वो बिल्कुल नंगे थे मतलब बहुत ही ज्यादा, जिस पर कोई घास नहीं थी, कोई पेड़ पौधे नहीं थे और ना ही कोई बर्फ की सफेदी थी, कोई बर्फ भी नहीं था। तो बहुत ही बियाबान जैसा था, उजाड़ जैसा था और बहुत ही भयावह स्थिति थी वहां की। लेखक बताता है कि उस रास्ते से होकर लेखक एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जो डांडे के नाम से प्रसिद्ध था और डांडे नामक जो स्थान था
वो देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर से और जानवरों की सींग, पीली, लाल, हरी इत्यादि झंडियों से बनाकर उस मंदिर को सजाया गया था। तो वह एक धार्मिक स्थान भी था जहाँ पर लेखक ने यात्रा के दौरान एक विशेष अनुभव प्राप्त किया। लेखक बताता है कि जो घोड़ा हमने लिया था वो घोड़ा तो ठीक था, पर जो लेखक के पास जो घोड़ा था वो बहुत ही सुस्त था। क्यों सुस्त था? क्योंकि वह धीरे धीरे चल रहा था, और धीरे धीरे चल रहा था इसलिए वह पिछड़ गया। यहाँ पर लेखक एक पाश्चात्य उपन्यास के पात्र का वर्णन करता है जिसका नाम है डेन क्विक्सितो। डेन क्विक्सितो जो है वो एक ऐसा पात्र था जो अपने उपन्यास में एक घोड़े पर चलता हुआ जा रहा था, झूमता हुआ धीरे धीरे। तो लेखक को भी वैसा ही अनुभव होने लगता है। इसीलिए लेखक को लगता है कि ये जो घोड़ा है वो बहुत ही सुस्त है और आगे रास्ते में उसको इससे बहुत ही परेशानी होगी। और ऐसा होता भी है कि एक जगह पर क्या होता है कि दो रास्ते फूट रहे होते हैं, यानी दो राह होता है। तो ऐसी स्थिति में अब लेखक कंफ्यूज हो जाता है, लेखक समझ नहीं पाता है कि उसे किस रास्ते पर जाना है। तो वह गलत रास्ते पर चला जाता है और 1.5 मील लगभग चला जाता है, और तब उसे पता चलता है कि वो गलत रास्ते आ गया। और इस पर क्या होता है कि उसका जो दोस्त है सुमति, जिसके साथ वो यात्रा कर रहा है, वो काफी देर से उसका इंतजार कर रहा होता है और वो बताता है कि वो बहुत ही गुस्सा था। अब यहाँ पर सुमति के चरित्र के बारे में बताया गया, उसके रूपरेखा के बारे में बताया कि जो सुमति है वो मंगोल था एक, तो मंगोल का मुंह तो वैसे ही लाल होता है। तो वो बताता है कि जब लेखक वहां पहुंचा तो सुमति बहुत गुस्सा करने लगा। वो कहने लगा कि मैंने 2 टोकरी कंडे जो हैं वो फूंक डाले। कंडे का मतलब होता है जो गोबर के उपले बनाए जाते हैं, उससे फूंक डाले उसने 2 टोकरी, और 3-3 बार चाय को गर्म कर लिया था। यानी उसने बहुत इंतजार किया था लेखक का। पर लेखक जो है वो तो रास्ता भटक गया था। और किस लिए भटक गया था वो बताता है कि उसमें उसका कोई दोष नहीं था, क्योंकि उसका जो घोड़ा है वो ही बहुत सुस्त था। तो अब क्योंकि लेखक जो है वो रास्ता भटक गया था और काफी समय व्यर्थ हो गया था, इसीलिए वो लंकोर में एक अच्छी जगह पर ठहर जाते हैं और लंकोर में ठहर जाते हैं। यहाँ पर लेखक लंकोर की यात्रा का वर्णन करता है कि लंकोर का उसका अनुभव कैसा रहा। ध्यान रहे विद्यार्थियों, हम पहली वीडियो में ये चर्चा कर चुके हैं कि लेखक काठमांडू से लहासा की ओर जा रहा है, तिब्बत की ओर जा रहा है। तो ये जो स्थान के नाम है ये उसी क्रम में है। अब तक हमने जितना पाठ पढ़ा उसमें हमने ये जाना कि डांडे का रूप कैसा था, और लेखक को एक सुस्त घोड़ा मिल गया था जिसकी वजह से वो रास्ता भटक गया था और उसके लिए जो रास्ता है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। तो जो 1.5-2 मील का रास्ता है वो दोबारा तय करना पड़ा, उसमें उनका समय भी बहुत व्यर्थ हो गया। आइए अब हम आगे का अंश पढ़ते हैं। आगे लेखक बताता है कि लंकोर के बाद वो तिंगरी नामक एक स्थान पर पहुंचे। अब तिंगरी जो है वो एक बहुत ही विशाल मैदान था। यहाँ पर देखिए जो लेखक है वो ज्योग्राफिक स्ट्रक्चर भी बता रहा है, यानी भौगोलिक स्थिति भी बता रहा है स्थान की। जो तिंगरी है वो बहुत से टापुओं से घिरा मालूम होता था, जिसमें एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। तो उसी पहाड़ियों में एक छोटी सी पहाड़ी थी जिसका नाम था तिंगरी समाधि, और इसीलिए उसका नाम तिंगरी पड़ गया था। तो जो लेखक के साथ जा रहा है सुमति, तो सुमति जो है वो यहाँ पर एक व्यापारी के रूप में दिखता है। व्यापारी कैसे कि सामान्यतः वो साधु है, और साधु है तो वह क्या करता है, वो लोगों को चीरी बत्तियों के गंडे बनाकर देता है। अब ये गंडे क्या होते हैं? गंडे होते हैं एक प्रकार के ताबीज। तो वो ताबीज दिया करता था क्योंकि वह उसे बोध गया से लेकर आया था, तो रास्ते में वह लोगों को बांटा करता था और उससे उसके बदले पैसे लिया करता था। इसीलिए उसका यहाँ बहुत सम्मान होता था क्योंकि वह एक साधु है, एक बौद्ध भिक्षुक है। तो वो बताता है कि जो सुमति है वो यहाँ पर बहुत समय लगा रहा था, तो लेखक को वो समय
व्यर्थ नहीं करना था, क्योंकि उसे लहासा पहुंचना था। तो लहासा पहुंचने के लिए लेखक बहुत ही उत्साही था। तो इसीलिए उसने बोला कि आप जो यहाँ पर गंडे बांट रहे हो, इसे बांटना बंद करो, और इसके लिए मैं आपको पैसे जो है वो लहासा जाकर दे दूंगा, और इसलिए जल्दी चलो। तो सुमति ऐसा ही करता है। सुमति को पैसे चाहिए होते हैं और वह उसे मिल रहे होते हैं, तो वह क्यों मना करेगा, तो वह हाँ करता। तो लेखक जो है वो यहाँ से चलते 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 वो शेखर विहार पहुंच जाते हैं। शेखर विहार जो होता है वो मठ होता है, मठ यानी धार्मिक केंद्र। तो वहां पर पहुंच जाते हैं, और जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि ये जो शेखर विहार है वह छोटे छोटे जागीरदारी में बटा हुआ है। जागीरदारी एक व्यवस्था है जिसका अध्ययन आप इतिहास में भी कर चुके होंगे। तो जागीरदार जो होते हैं वो यहाँ पर खेती करवाया करते थे। तो और यहाँ पर काफी मठ भी थे, और यहाँ पर अत्यधिक जो है वो भिक्षुओं का सम्मान होता था, यानी भिक्षुओं को बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ समझा जाता था। तो यहाँ पर लेखक बताता है कि शेखर विहार की जो खेती है उसके मुखिया जो है वो बहुत ही भद्र पुरुष थे, क्योंकि लेखक उनसे मिला। तो क्योंकि लेखक जो है वो भिखारी के वेश में था, इसीलिए उसका उतना सम्मान नहीं होना चाहिए था, या रास्ते में लोगों ने नहीं किया था। किंतु जो निम्से हैं, जो मुखिया भिक्षु हैं, उन्होंने लेखक का बहुत ही सम्मान किया। अब यहाँ पर लेखक को एक बहुत ही रोचक वस्तु मिल गई। वो क्या थे? वो थे कुंजर। कुंजर जो होते हैं वो बुद्ध वचन का अनुवाद होते हैं, यानी जितने भी बुद्ध ने उपदेश दिए उन उपदेशों का अनुवाद। तो लेखक उसे पढ़ने में व्यस्त हो जाता है, और जब लेखक से सुमति पूछता है कि क्या हमें जाना चाहिए, तो लेखक जो है वो इतना रम जाता है पाठ में कि वह कह देता है कि हाँ ठीक है चलते हैं, और लेखक को जाना पड़ता है। तो इसीलिए लेखक जो है फिर वो लहासा पहुंचने के लिए तैयारी करने लगा। लगभग थोड़े ही समय बाद लेखक लहासा पहुंच जाता है। आइए विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि तत्कालीन तिब्बती समाज कैसा था, वहां की स्थिति कैसी थी, वहां पर क्या कुछ था, ये हमने जाना। इसके बाद हमने जाना कि लेखक जो है वह किस प्रकार लहासा पहुंचा। मुझे आशा है कि आप घर जाकर इस पाठ को पढ़ेंगे और इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, डीजी साथ के आज के एपिसोड में आशा करता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। दोस्तों, आज हमने कक्षा 9 में सामाजिक अध्ययन के अध्याय अपवाह को पढ़ा, साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी किया। ठीक इसके बाद कक्षा 11 में रसायन विज्ञान के अध्याय परमाणु की संरचना को पढ़ा, साथ साथ इन पर आधारित बेहद रोचक प्रश्नों को भी किया। आइए देखते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, कल हम कक्षा 9 में हिंदी के अध्याय लहासा की ओर को पढ़ेंगे। इसके बाद कक्षा 11 में बायोलॉजी के चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को पढ़ेंगे, साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी करेंगे। एक जरूरी सूचना, इस एपिसोड को जो अभी आपने देखा, इसका पुनः प्रसारण YouTube पे किया जाएगा इकोवेशन के चैनल पर ठीक 3 बजे। तो यदि आप अपने दोस्तों के साथ भी ये एपिसोड शेयर करना चाहते हैं या पुनः देखना चाहते हैं, तो YouTube पर डीजी साथ इकोवेशन सर्च करें और आप इस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।